Good morning, class 8th students. In this class, we are going to start our last topic, which is agricultural development. So, let's start with today's topic. Now, agricultural development होता क्या है? Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. So as we all know, the population is increasing day by day. India की population की बात कर ले या worldwide population, both the population are increasing day by day. So because the population is increasing, so that's why the needs and demands of the people is also increasing. So we have to make efforts. हमें क्या करने पड़ेंगे? हमारे पास लैंड तो इतनी ही है, बट जो लोग हैं मीन्स पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, तो उनके डिमांड भी बढ़ेंगे. अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो डिमांड है लोगों की ग्रोइंग डिमांड जो डिमांड है पॉपुलेशन की वो पूरी हो सके. तो यहाँ क्या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हम इससे ले सकते हैं कि हमें एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे लोगों की डिमांड की पूर्ति के लिए. नाउ दिस कैन बी अचीव्ड. अब ये चीज़ें अचीव कैसे करें हम लोग, कि आपने तो बोल दिया कि जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना है, तो और क्या क्या वेज हो सकते हैं उनके, वो है इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया. जितने में आप अभी उगा रहे हो कहीं उस एरिया से ज़्यादा हम कहीं और उगाएं या फिर उस एरिया को थोड़ा बढ़ा लें. ठीक है, तो आपकी खेत इतना है, कहीं और खेत लेके हम और क्रॉप्स उगा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉप्ड एरिया का एरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. दूसरा है द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. आप एक साल में एक क्रॉप उगा रहे हो, 2 उगाइए, 3 उगाने की कोशिश करिए. मानते हैं इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर असर, बट इफ़ वी वांट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल वी हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स. सो द नंबर्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे. इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, जैसे पुराने ज़माने में जो चलती आ रही थी जो इरीगेशनल फैसिलिटीज़, उन्हें चेंज करके नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा. यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड. HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग वैसे तो 9th क्लास में देखेंगे, बट एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. HYV सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ किया गया था, एंड वो जो सीड्स होते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा जो हमारे वीट कल्टीवेशन को हेल्पफुल किए थे. सो हमें क्या करना है, हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है. एंड HYV सीड हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स की यूज़ करना है. सीड्स को यूज़ करके जो हमारी कल्टीवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं लोगों की. ना मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना भी एक अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए. अनदर आस्पेक्ट है द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, कि ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे पास फूड जो है वो कम होता जा रहा है, ऐसा हो कि फूड ही ना मिले. तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें फूड्स को एग्रीकल्चर को बढ़ाना है ताकि फूड सिक्योरिटी हमारी बनी रहे. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agricultural. Developing country जो डेवलप होने की राह पर बढ़ रही हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती है, बता दिया था, अपने जीवन यापन के लिए. और जो डेवलप्ड हैं एक बार पूरी लाइन देख लेते हैं. इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस. लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर लाइक USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया.
तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम हमारे लिए करते हैं छोटे पर्टिकुलर एरिया में, वही हम लोग कॉमर्शियल बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ में करते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया गया। उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जिसमें वो एग्रीकल्चर करते हैं। नाउ वन फ्रॉम इंडिया एंड द अनदर फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड द अबाउट एग्रीकल्चर in developing and developed country. So India is a developing country and USA is a developed country. तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इंडिया की फार्म में एंड यूएसए के फार्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट, यू हैव टू कीप ए बुक विथ योर सेल्फ। सो एक एक लाइन को देखते हुए हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो एक फार्मर है, सबसे पहले तो गांव का नाम है आदिलाबाद, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में ये गांव है, ठीक है। अब मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है जिसकी एक ज़मीन है जो कि 1.5 हेक्टेयर्स की है। उसका हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, और उस आदिलाबाद में ही उसका घर है। हमारी जो ज़मीन है वो याद रखेंगे 1.5 हेक्टेयर की ही है ओनली। वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मतलब HYV सीड्स को लेके आते हैं मार्केट से ऑल्टरनेटिव ईयर्स में। उनकी लैंड है वो फर्टाइल है एंड वो 2 क्रॉप्स उगा लेते हैं एक साल के अंदर। एंड उस क्रॉप्स में वो उगाते क्या है, वीट या फिर राइस और पल्सेस जैसे दालें। फार्मर्स अपने फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं और बड़ों से एडवाइस लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस कि किस तरीके से मैं अपने इस फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकता हूँ फर्टिलिटी को ख़राब किए बिना, मतलब एडवाइस लेनी है उनको। ही टेक्स ट्रैक्टर रेंट पे लेते हैं वो, ताकि वो अपने खेत को जोत सकें। एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं, पर अभी भी उनके फ्रेंड्स जो हैं वो जो बैलगाड़ी का यूज़ कर रहे थे, उनके पास देयर इज़ अ ट्यूबवेल नियर बाय फील्ड में, एक ट्यूबवेल था वो उसको भी रेंट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर रेंट पे ले लिया, ट्यूबवेल रेंट पे ले लिया। उनके पास भी कुछ 2 बफेलोज और कुछ हेंस मीन्स मुर्गियाँ होती हैं। उनसे वो दूध को बेचते हैं नियर बाय प्लेसेस में। एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइस हिम टू टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, मतलब जो चारा है उसके लिए भी सलाह दी जाती है, सेफ्टी मेजर्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की भी उन्हें सलाह दी जाती है। तो ये क्या हो गया, एक फार्मर की सबसे पहले एक बार पूरा डिस्कस, ऑल द मेंबर्स सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उनको हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब उन्होंने अपने खेत के लिए HYV सीड्स और अदर इम्प्लीमेंट्स के लिए लोन भी ले रखा, मतलब बैंक से एक तरीके का क्रेडिट भी ले रखा है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस टू मंडी में उनके जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है वो नियर बाय आसपास की मंडियों में बेचा जाता है। एंड सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब उनके पास बड़े बड़े स्टोरेज कंपाउंड नहीं है जहाँ पर वो अपने अन्न, अनाज, पल्सेस जो भी वो उगाते हैं वो जमा करके रख सकें, इकट्ठा करके रख सकें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट में उनके फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब जब दाम, जो पैसे होते हैं वो प्रोडक्ट के बहुत गिर भी चुके होते हैं ना, तब भी उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती, तो उन्हें उसी दाम में बेचना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया उनका। Now in recent year the government has taken some steps to develop storage facility। अब कुछ जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है कि किस तरीके से जो किसान है वो अपने सामान को स्टोर करके रख सके, तब जब ज़रूरत हो वो अपने सामान को बेच सके। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन देख ली इंडिया में। कम ज़मीन है, हम लोग पहले तो बैलगाड़ी का यूज़ कर रहे थे, फिर उन्होंने ट्रैक्टर रेंट पे लिया, ट्यूबवेल रेंट पे लिया, लोन ले रहे हैं HYV सीड्स के लिए। ये होगी कंडीशन इंडिया के फार्म की। नाउ वी विल डिस्कस द कंडीशन ऑफ अ फार्म इन USA। एवरेज साइज़ ऑफ अ फार्म, मतलब जो साइज़ है फार्म का, इंडियन फार्म का छोटा होता है और USA के फार्म का बड़ा होता है। और एवरेज साइज़ है 250 हेक्टेयर्स और टिपिकल फार्म की साइज़, और हमारे इंडिया में क्या है 1.5 हेक्टेयर, जिस पर मुन्ना लाल एग्रीकल्चर कर रहे थे। द फार्मर्स जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट एक्सेट्रा। जो फार्मर होते हैं वो अपने जो एकड़ों जो खेत है उनका, हेक्टेयर खेत है, उन्हीं में रहते हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने एग्रीकल्चर के ज़रिए उगाई है। जोई हॉर्डन, अ फार्मर ऑफ Midwest USA in
ओवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब उनके पास कितनी ज़मीन है, 300 हेक्टेयर की। ही ग्रोज कॉर्न, मतलब मक्का उगा रहे हैं वो अपने खेत में, ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। ये पता करते हुए कि जो ज़मीन है वो उस क्रॉप को उगा पाएगी या नहीं उगा पाएगी, सॉइल में फर्टिलिटी है कि नहीं है, वाटर रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है, सभी चीज़ों को देखने के बाद आफ्टर दैट वो एग्रीकल्चर करेंगे। एडिक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द crop. From time to time he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको जांचने के लिए, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, टाइम टाइम पर उसको भी लेबोरेटरी में भेजा जाता था कि कहीं वो कम तो नहीं हो रही, सफिशिएंट तो है कि नहीं है। पेस्टिसाइड्स वो लोग देखभाल के यूज़ कर रहे हैं कि उससे जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसको नुकसान तो नहीं होगा। द रिजल्ट हेल्प जोई हॉर्डन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। तो इन्होंने क्या किया, जोई ने एक मतलब पूरा वेल प्लान होके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यूँ नहीं कि कुछ भी उगा दिया बिना फर्टिलिटी देखे, बिना फैसिलिटीज़ देखे, फिर परेशान हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं। यहाँ पे मैं बात थोड़ी इंडिया को लेके कर रही हूँ, तो मैं भी क्लियर आउट कर दूँगी क्यों। His computer is linked to satellite which gives him a precise picture of his field. अब देखिए वहाँ यूएसए में क्या होता है कि सैटेलाइट से भी उनका कंप्यूटर लिंक है, पता चलता रहेगा उनकी फील्ड के बारे में, वो कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़मीन ही कम है तो कंप्यूटर से तो सिंक क्या ही होगी, हम लोग जीवन यापन के लिए कृषि कर रहे हैं और वो लोग तो बड़े बड़े हेक्टेयर्स में, अब वो खुद तो देखने जाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंप्यूटर को सिंक कर लिया सैटेलाइट से, और सैटेलाइट की हेल्प से वो अपने फार्म को देख सकते हैं। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पर यूज़ करते हैं। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, सीड को ड्रिल्स करने के लिए, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर, मतलब ये मशीन्स हैं एक साथ ना मल्टी टास्क करती हैं, तो ऐसी मशीनरीज को वो लोग अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए यूज़ में लेते हैं। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। यहाँ इंडिया में हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, तभी हम कैसे भी दाम में बेच देते हैं, कैसे भी प्राइसेस पर वहाँ पर उनके पास वेल इक्विप्ड ग्रेन स्टोरेज है, या फिर वहीं से वो डिस्पैच भी कर देते हैं, भेज भी देते हैं मार्केट के अंदर। द फार्मर्स इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। इंडिया के फार्मर्स की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ही पुअर कंडीशन है। सबसे बड़ी बात, जो खाना देता है वो एक तरीके से हमारी जो फैसिलिटी, हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरा करता है। तो फार्मर एक तरीके से भगवान समान होता है जो हमें फूड प्रोवाइड करवा रहा है। बट इंडिया में जो फार्मर है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बशर्ते यूएसए के फार्मर्स एक बिजनेसमैन की तरह रहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी फार्म्स हैं। अगर उन्हें बारिश करवानी होगी ना तो बारिश किसकी हेल्प से करा देंगे, तो प्लेन्स की हेल्प से भी करवा देंगे बारिश, इतना पैसा होता है उनके पास। बड़ी बड़ी मशीनरीज का यूज़ कर रहे हैं, अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हैं। वहीं इंडिया के फार्मर्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो यही हम लोगों ने दो चीज़ों की कंपैरिजन को देखा, इंडिया के फार्म की एंड एक यूएसए के फार्म की। बट इंडिया के फार्म को भी सुधारने की कोशिश करनी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट मतलब वहाँ मैंने बात तो कर दी कि सैंपल भेजे जाते हैं, इंडिया में भी ऑब्वियसली सैंपल्स भेजे जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वो हमारा एडवांस होता जा रहा है। तो इन अ नेगेटिव वे न लेके हम लोग इनको जो इंडिया के फार्म को है वो पॉजिटिव वे में भी देखेंगे। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव completed chapter number 4 agriculture. Thank you.